हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। पिछला लेक्चर जो साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन इस चैप्टर का हमने किया था, इसमें हमने कुछ प्रोविजंस इस चैप्टर के समझे थे। एनुअल रिटर्न में जो सर्टिफिकेशन होता है उसके बारे में समझा था। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर में कौन सा है? सेक्शन 92, जिसमें उसने हमको क्या बताया। पहली बात, एक MGT 7 फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ने साल भर क्या किया उसका एक पूरा एक समरी काइंड ऑफ बता देंगे उसमें। सेकेंडली, अभी अगर कोई कंपनी एक सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो उस कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न किसी PCS से सर्टिफाई करवाना होगा। क्या करवाना पड़ेगा? सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रॉम कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा दे हैव सेड लाइक फॉर्म जैसे पास 6 हो गया, ऐसे कुछ और फॉर्म्स जो कि आपको PCS से सर्टिफाई करवाने पड़ेंगे। जैसे DR3 KYC फॉर्म होता है, DR12 होता है, ये आपको क्या करवाना पड़ता है? PCS से सर्टिफाई करवाना पड़ता है। इसका DSC लगेगा आपके फॉर्म में, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अभी हम एनुअल रिटर्न के बारे में और आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92 सबसेक्शन 1। क्या, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन। सबसे पहले बोलता है, अगर आप OPC हो, स्मॉल कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो जो कि एक स्टार्टअप है। देखो, स्टार्टअप कंपनी की एक डेफिनेशन होती है, आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी होगी। LLP कंपनी फॉर्म में है तो प्राइवेट कंपनी या फर्म, ऐसा कुछ एक आपने पढ़ा होगा। अगर ये सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो ये स्टार्टअप कहलाएंगे। तो ऐसा अगर प्राइवेट कंपनी अगर ये स्टार्टअप वाली है तो ऐसे केस में एनुअल रिटर्न विल बी साइंड बाय CS, और कंपनी का CS नहीं है तो डायरेक्टर। लेकिन अगर ये कंपनीज नहीं है, इसको छोड़ो, इस पे ध्यान मत देना। अगर ये कंपनीज नहीं है तो फिर अदरवाइज कंपनी का डायरेक्टर और CS दोनों ने साइन करना है। मान लो कंपनी में सर CS नहीं है तो कंपनी का जो कंपनी का थोड़ी होगा, कोई भी PCS से आपको वो साइन करवाना पड़ेगा, जिसके साथ आपका कोई भी अग्रीमेंट होगा। सिंपल। अभी देखिए, एक केस है, केस लॉ क्या बोलता है? दीप हिमांशु देसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत छोटी सी बात हो गई थी, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान तक केस चला गया। तो देखो, कंपनी का अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है, मान लो मयूर लिमिटेड एक कंपनी है, इसमें 3 डायरेक्टर्स हैं और ये 3 डायरेक्टर किसी और कंपनी में नहीं है। अगर मयूर लिमिटेड ने मान लो फॉर 5 ईयर्स, चलो हमने 5 साल तक, वैसे तो 2 साल किया, बट मैंने 5 साल तक एनुअल रिटर्न भरे ही नहीं, तो 2 साल के बाद में क्या होगा? आपको पता है कि कंपनी पे एक एक्शन आएगा और दूसरा एक्शन आएगा डायरेक्टर पे। तो पहला तो एक तो अगर कंपनी ने ही नहीं किया तो द कंपनी विच डिफॉल्ट्स इन एनुअल रिटर्न फॉर दिस पीरियड, उसके सारे के सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड। ये कौन सा सेक्शन बोलता है हमारा? सेक्शन 164। सेक्शन 164। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गए तो उनका जो डिन है, उनका जो DSC है जिसके थ्रू फॉर्म्स भरे जाते हैं, वर्क नहीं करेगा। तो मयूर लिमिटेड के साथ यही हो गया। मान लो ये जो दीप हिमांशु देसाई है ये मयूर लिमिटेड है। मयूर लिमिटेड ने 5 साल तक भरे ही नहीं एनुअल रिटर्न और उसके डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, अपने डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, उनका डिन DSC चला गया। अब मयूर लिमिटेड आके बोलता है कोर्ट को कि प्लीज़ हमारा डिन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो हमारा DSC है उसको रीएक्टिवेट करवा दो ताकि हम एनुअल रिटर्न फाइल कर पाए। प्रॉब्लम क्या है? हमने 5 साल तक एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, हमने 5 साल तक एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, यही तो दिक्कत है। अभी हम भर देंगे पर आप भरने नहीं दे रहे हो। तो क्या किया हाईकोर्ट ने? इनको बोला ठीक है, अगर ये लॉ को कंप्लाई करने के लिए ये सब बोल रहे हैं तो हम करने देंगे। सिंपल। जब MGT 7 हमने एक पढ़ा है, ये भी साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 2 चीज़ें होती है। MGT 7 एनुअल रिटर्न, MGT 8 फॉर्म फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। ये कौन करेगा? PCS का फॉर्म। ओके, तो देखो पहले तो यही 2 पॉइंट हमने एनुअल रिटर्न के सर्टिफिकेशन में पढ़े कि MGT 8 का जो कंटेंट है ना वही ऊपर देके रखा था। ये लंबा चौड़ा हमने पढ़ी थी ना लिस्ट
ये क्या सर्टिफाई करेगा, ये MGT 8 में ही लिखा होता है ये सब। ओके, तो पहला तो सबसे पहले कंपनी के जो भी फैक्ट्स है वो करेक्ट एंड एडिक्वेट है। फिर दूसरा, कंपनी ने सारा जो कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजंस है कंप्लाई किए पूरे साल भर, बस। अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर उसके PCS CS या डायरेक्टर क्या कंफर्म करके देंगे, वो कंफर्म करेंगे कि देखो भाई प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक ऑफर देना पाप है, दे ही नहीं सकते, तो इसने पब्लिक ऑफर दिया नहीं। ये कंफर्म करेगा कि नहीं भाई हमने पब्लिक को पब्लिक ऑफर दिया ही नहीं कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करो, चलो दिया नहीं, पहला ये कंफर्म करेंगे। दूसरा ये क्या कंफर्म करेंगे कि देखो प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, तो हमारी कंपनी में पूरे साल में 200 के ऊपर मेंबर्स नहीं गए, 200 तक ही थे। OPC है, देखो OPC इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, राइट। तो अगर OPC है तो OPC में एक ही मेंबर है, 2 मेंबर तो हो भी नहीं सकते, वैसे भी आप ऐड ही नहीं कर सकते। ओके, सिंपल। अब बोल रहे देखो एडिशनली ये डायरेक्टर CS PCS, अगर CS नहीं है तो PCS क्या डिक्लेयर करेंगे एडिशनली कि देखो जो भी अटैचमेंट्स है, जो भी फॉर्म्स है, वॉट एवर स्टेटेड इन दिस फॉर्म एंड अटैचमेंट, मतलब जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म होगा वो ट्रू है, करेक्ट है, कंप्लीट है, कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल टू दिस सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ दिस फॉर्म हैज़ बीन सप्रेस, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन सप्रेस नहीं की है, कंसील नहीं की है, एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स अटैचमेंट्स हैव बीन कम्प्लीटली एंड लेजिबली अटैच टू दिस फॉर्म। अगर आपको देखना है ना कि ये सब एक्चुअली होता है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप जस्ट गूगल कीजिए फॉर्मेट फॉर MGT 7 MGT 8, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको यही चीज़ें उसमें लिखी मिलेंगी। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। बोल रहा है अगर एक PCS CS साइन करता है तो ऑब्वियसली वो ये सर्टिफाई कर रहा है कि सब कुछ सही है, बहुत बार यही चीज़ें लिखेगा, आप ये थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर दो, ये भी छोड़ दो। टाइम एंड मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ PCS, देखो आपका जो PCS है जो आपके लिए फॉर्म सर्टिफाई करके दे रहा है वो आपके अदर फॉर्म्स भी सर्टिफाई करके देगा, DIR 12 पास 6, नॉट जस्ट MGT 8। तो अगर आपको ये सब करवाना है तो आपको उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको PCS को। कब करोगे, तो देखो एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में अपॉइंट करोगे आपका पहला फॉर्म ट्रिगर हो जाएगा पास 6, फिर आपको मतलब वो तो हाँ हर हाफ ईयर एंड में करना ही पड़ता है, विद इन 2 मंथ्स बेसिकली 60 डेज। तो वैसा ही आपको जो अगर MGT 8 करवाना है, MGT 8 के लिए भी आपको इन दी बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? सर बराबर है, आप बहुत सही बात बोल रहे हो। स्कोप एंड वर्क ऑफ PCS क्या बोलता है, देखो फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन PCS शुड कैरी आउट अ स्क्रूटनी ऑफ डेटा अवेलेबल एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ स्टेक। मतलब क्या करेगा, सारा डेटा उसके पास जो है उसको जो एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करना है उसके हिसाब से सही है कि नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखेगा, वो हमारे पास नीचे लिस्ट है, हम वो नीचे लिस्ट जाके देखेंगे। बट अभी के लिए तो देख लो ना, इतना बताएगा। सिंस ऑल इवेंट्स हैपेंड बिटवीन क्लोजर ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, और as approved by NCLT captured in the annual return. The PCS should be prudent in understanding the events and its impact and consequence while certifying the same. PCS should carry out detailed scrutiny and cross verification of document, and for ensuring कि information correct है, he may the primary source of document should be looked into. मतलब आपको जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट की कॉपी बनती है वो देखना चाहिए रादर देन उसकी सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉपी। While doing the detailed scrutiny, he may rely on CTC's certified true copy of resolution form agreement as also certificates from management document obtained or verified before certification of annual return by PCS। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट है जो PCS मांगता है while certifying annual return, या फिर PCS ने मांगने चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये पूरी जो लिस्ट है ये पूरी लिस्ट लिखेंगे सर? नहीं, एग्जाम में डिपेंड करता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 8 पॉइंट लिख के आ जाओ। सर इतने सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर लिखने हैं, 2-3 लिख दो चल जाएगा। तो देखते हैं इसमें से हम कौन से मेरे साथ मार्क कर लेना कि कौन से हम एग्ज़ाम के लिए रख सकते हैं। ओके, MOA AOA फॉर्म्स एंड रिसीट्स फाइल्ड विथ MCR,
रिसीट यानी चालान, आपका जो फॉर्म भरते हो उसका एक चालान आता है कि हाँ ये आपने फॉर्म भरा है। आप कोई भी मान लो कॉलेज की फ़ी भरते हो उसका रिसीट मिलता है, वैसा फॉर्म का भी आपको रिसीट मिलता है आरओसी पे, एमसीए पे। फिर स्टैट्यूटरी रजिस्टर, आप इसमें देखिए रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ केएमपी, रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, लोन एंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, सिक्योरिटी, ई सॉप, बाय बैक, स्वेट इक्विटी। आपको लग रहा है आप ये सब इसमें से कोई कोई चीज़ें याद कर सकते हो तो कर लो। जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर ईजी है, अगर मेंबर है तो साथ में डिविडेंड होल्डर, केएमपी, आरपीटी, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट। फिर रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी आपके पास जो सिक्योरिटीज उसका रजिस्टर जिसमें इन्वेस्ट करते हो। ये अगर आपको लग रहा होगा कि आपके मेंबर से कन्फ्यूज हो रहा है छोड़ दो। बाय बैक, स्वेट इक्विटी, ये सब आप कुछ याद रख सकते हो। फिर मिनट्स, देखो मिनट्स सर बहुत सिंपल है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, कमेटी मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, जनरल मीटिंग के मिनट्स बनते हैं। जनरल मीटिंग भी दो टाइप के होते हैं सर, एजीएम के मिनट्स बनते हैं, ईजीएम के मिनट्स बनते हैं। इसके अलावा फिर सर ना वो एनसीएलटी एक मीटिंग कंडक्ट करवाता है, हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, एनसीएलटी एक मीटिंग करवाता है, उसके भी तो मिनट्स बनेंगे सर। तो ऐसा कुछ है। अब देखते हैं, बोर्ड मीटिंग बन गया, जनरल मीटिंग, कमेटी मीटिंग। देखो एडिशनली ये जो कोर्ट की मीटिंग है इसको ही हम बोल सकते हैं एनसीएलटी की मीटिंग। अब देखो जनरल मीटिंग को दो में कैटेगरी कर लो, एजीएम मीटिंग और ईजीएम। एजीएम और ईजीएम ऐसा फुल लिख देना, सिंपल। क्रेडिटर्स की भी एक मीटिंग होती है, कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, अगर आप आईबीसी वाला सेक्शन पढ़ोगे तो आपको आईबीसी में ये पढ़ने को मिलेगा क्रेडिटर्स की मीटिंग क्यों होती है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है वैसा। डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होती है। नॉर्मली देखो एकदम नॉर्मल केस में कोई एकदम सिंपल सी कंपनी है उसमें सब चोचले होते ही नहीं, डिबेंचर होल्डर मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, ये जो ऊपर तीन है ना इधर ही ख़त्म होता है। ओके, ये पोस्टल बैलेट मिनट्स बोल रहा है ये गधेड़ा, मीटिंग थोड़ी होती है ये पोस्टल बैलेट मिनट्स तो मिनट्स ही है। फिर देखो नोटिस एंड एजेंडा पेपर्स फॉर कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। देखो नोटिस और एजेंडा पेपर्स में क्या होता है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग मतलब एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग नोटिस का मतलब। तो अभी देखो नोटिस में ना मान लो 30 पेजेस की नोटिस है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। अभी 30 पेजेस में सब कुछ नहीं जाता है, एनेक्शर्स लिखे होते हैं उसमें, एनेक्शर एक होगा, फिर ये अटैच्ड है, फिर उन सब चीज़ों को ना बोर्ड मीटिंग के बाद में जो नोटिस बनता है उसके बाद में ऐड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एजेंडा पेपर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द एजेंडा आइटम। कंपनी के फाइनेंशियल्स अप्रूव करेंगे, फाइनेंशियल्स कहाँ है, एनेक्शर में। ओके, ये हम याद रख सकते हैं, नोटिस एंड एजेंडा पेपर। अटेंडेंस रजिस्टर, भाई हर मीटिंग का अटेंडेंस रजिस्टर होगा, जहाँ पे अगर बोर्ड मीटिंग है, कमेटी मीटिंग है तो डायरेक्टर साइन करेंगे, जनरल मीटिंग है तो मेंबर साइन करेंगे, इन्वाइटीज साइन करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर होनी चाहिए बराबर सर। कॉपी ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बोर्ड रिपोर्ट, लेट फाइनेंशियल्स है। फिर कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम, ईजीएम, इसको पूरा एकदम क्रेडिटर मीटिंग, कोर्ट कन्वीन्ड मीटिंग, पोस्टल बैलेट, डिबेंचर होल्डर, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो, एजीएम के नोटिस की कॉपी, ईजीएम के नोटिस की कॉपी, दैट्स इट। इतना रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, आपको एग्जाम में बस वैलिड पॉइंट्स लिख के आने हैं, कुछ भी फेंकना नहीं है। तो इफ़ यू राइट ओनली दिस मच दैट इज़ इनफ। shareholder list in a compact disk in PDF format, details of share transfer taken place during the close of financial year to which annual return relates, controls of data as on date of annual general meeting of company, beneficial positions as on close of financial year downloaded from the records of depository participants by RTA of the company on record or book of closure date prior to AGM। बहुत ज़्यादा काम है सर, बहुत ज़्यादा। अरे टेंशन ना लो यार, ये सब आपको याद नहीं करना है, छोड़ो। सर्टिफिकेट फ्रॉम आरटीए स्टेटिंग द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एज ऑन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो जो आरटीए होता है, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, फॉर एग्जांपल जैसे होता है केफिन टेक इज अ आरटीए। आरटीए क्या होता है, बेसिकली कंपनी होती है जिसका काम, जैसे मर्चेंट बैंकिंग होता है वैसा आरटीए होता है, कस्टोडियन होता है। तो आरटीए के पास ये सब डेटा होता है, आपके कितने शेयर होल्डर्स है, ये है वो सब, इन्वेस्टर कितने हैं, क्या है, वो डेटा उसके पास होता है। तो शेयर होल्डर का एक सर्टिफिकेट देगा वो आरटीए से, वो याद हो तो रख लीजिए।
इंडेटनेस सर्टिफिकेट साइंड बाय CS CFO स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ कंपनी। देखो ये याद रख सकता है। चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, चेंज इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, न्यू आईएसआई इन नंबर ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट और एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉर्पोरेट एक्शन। आईएसआईएन चेंज हो सकता है कंपनी का, क्यों? नए शेयर्स अलॉट किए तो नए शेयर्स के लिए नया आईएसआईएन, और अगर मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सम कॉर्पोरेट एक्शन तो उसके लिए न्यू आईएसआईएन हो सकता है। जैसे होता है ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होता है, वो चीज़ होती है, वैसा हो सकता है, राइट। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर एनी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। बोर्ड रेजोल्यूशन भाई, कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म्स फाइल्ड बाय कंपनी विद डिपॉजिटरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ब्रेकअप, ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय कंपनी डायरेक्टर ऑफिसर फ्रॉम हाई कोर्ट और कोई भी अदर रेगुलेटरी बॉडी इंक्लूडिंग NCLT NCLAT, अदर स्टैट्यूटरी रजिस्टर रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ प्रमोटर्स। ओके, अभी ये बड़ा सा पॉइंट है कि लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी। फिर ये सब आप देखो ना कि अपना अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स किया है कंपनी ने ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये चीज़ आएगी। इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कंफर्मेशन फ्रॉम NSDL CDSL फॉर चेंज ऑफ नेम, चेंज इन फेस वैल्यू, सेम चीज़ें जो ऊपर पड़ी है कुछ उसी को फ्रॉम डिपॉजिटरीज पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिया है, तो इट इज़ फाइन। अगर आपने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी पढ़े, दैट इज़ वेल एंड गुड। ओके, दिस इग्नोर, ये ऊपर हमने पढ़ा ही है। देखो टाइम लिमिट क्या है, अगर मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो 90 to 4 क्या बोलता है। देखो ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी आज AGM हुई है, इसके 60 डेज के अंदर AGM होने के 60 डेज के अंदर मुझे मेरा फॉर्म एनुअल रिटर्न MGT 7 फाइल करना है टू ROC को मतलब MCA की वेबसाइट पे जाके आप फाइल करते हो, उसी को बोलते हैं ROC। MCA की वेबसाइट पे आप जाके फाइल करते हो, कंपनी का लॉगिन करोगे और आपका फॉर्म जो भी होगा वो फाइल कर दोगे, बस सिंपल। ओके, MGT 7 सिंपल। अब ना देखो, ये मैंने अपने किसी और लेक्चर में भी सिमिलर पॉइंट बताया है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, वेयर नो एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड in any year within 60 days from the date on which AGM should have been held. Oh my god, क्या लिखा है सर? ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है, आई थिंक उधर भी ये सेक्शन वाला पॉइंट आया था एंड वी हैड गॉन थ्रू वेरी मच डिटेल्स, तो अभी भी समझते हैं। देखो अगर मेरा ना AGM की डेट क्या हो सकती है, AGM की डेट मेरी हो सकती है, देखो मैं वो अगर 15 मंथ्स वाला प्रोविज़न मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, 2 मीटिंग के बीच के गैप का 15 मंथ्स, 2 मीटिंग के बीच का गैप 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आई एम इग्नोरिंग। सिंपल अपना क्या है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ है, उसके 6 मंथ्स के अंदर मेरी AGM होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। अगर मेरी AGM हुई नहीं है तो व्हाट इज़ द लास्ट डेट, तो मेरा लास्ट डेट होता है 31 मार्च से 6 मंथ्स बोले तो 30 सितंबर। 30 सितंबर को तो मुझे करना था, तो अगर AGM नहीं हुई है तो 30 सितंबर से, कभी ये इरेज नहीं हो रहा है बट ठीक है मैं इसको कट करता हूँ, 30 सितंबर से 60 डेज के अंदर मुझे MGT 7 ROC को फाइल करना है, बट अलॉन्ग विथ रीजन फॉर नॉट होल्डिंग AGM। क्या रीज़न फॉर नॉट होल्डिंग AGM, ये मुझे ROC को क्या देना पड़ेगा, समझे, सिंपल सा पॉइंट। अब देखो और एक पॉइंट है, अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो क्या इफ अ कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4, सच कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी 10,000 रुपीज़। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है, मतलब आप मान लो आज लास्ट डेट था एनुअल रिटर्न फाइल करने का, मैंने आज फाइल नहीं किया, कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया, चल रहा है एनुअल रिटर्न, अरे भाई फाइल नहीं कर रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ ईच डे। मान लो आज मेरा लास्ट डेट था, 10 दिन बाद फाइल किया है, तो मेरे को 10,000 की पेनल्टी के ऊपर 1,000 रुपीज़ 100 × 10 एडिशनली देखना पड़ेगा।
फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू, ये 100 रुपए करते करते मैक्सिमम मेरा 2000 जा सकता है। एंड ये कंपनी के लिए 2 लाख मैक्सिमम लिमिट है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट यानी इंडिविजुअल जो कंपनी का है रिस्पॉन्सिबल, उसको 50,000 की लिमिट है। सिंपल। अब बहुत भाई मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न डायरेक्टर्स के लिए क्या है। आपके मॉड्यूल में आई डोंट नो कि अभी मैंने चेक नहीं किया है कि ऐसे ही टेबल में है क्या, बट आई थिंक मैंने तो टेबल में दिया है ताकि वो थोड़ा सा मोर रीडेबल फॉर्मेट में हो कि डायरेक्टर्स के केस में कैसा होगा। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट देखो, अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया तो डायरेक्टर के क्या पेनल्टी लगी, अभी ऊपर हमने पढ़ा है वो 10,000, 100, 2 लाख, वो जो कंपनी पे 2 लाख है, 50,000 डायरेक्टर के लिए। जैसे ऊपर हमने पढ़ा वही डायरेक्टर पे पेनल्टी की बराबर। सर और ना डिस्क्वालिफिकेशन भी एक आएगा सेक्शन नंबर 164 के अंदर, ये तो 92 का हो गया। कैसे 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 सर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। हाँ सर, अभी कुछ तो एक केस लॉ पढ़ा था। क्या बोलता है ये केस लॉ, इफ कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 साल से कंपनी फाइल ही नहीं कर रही है, तो क्या एवरी पर्सन जो कि डायरेक्टर था, एवरी पर्सन जो कि डायरेक्टर था ड्यूरिंग दोज 3 ईयर्स या फिर करंटली डायरेक्टर है, तो द कंपनी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। उस बंदे को आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो, और वो बंदा किसी और कंपनी में भी अपॉइंट नहीं हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। क्या बोला इसने, 3 साल तक कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, उस कंपनी में डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और दूसरी कंपनी में वो बंदा 5 साल के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों सर, उसकी क्या गलती है कंपनी ने की? अरे भाई, उसको 1 लाख रुपए तक की सिटिंग फीस मिलती है मीटिंग में आके, वो इतना नहीं देख सकता भाई अंधा कि कंपनी का फॉर्म फाइल हो रहा है कि नहीं। सिंपल सी बात है, सही बात है सर। मिस स्टेटमेंट की पेनल्टी सेक्शन 448 है कि सर क्या बोलता है, क्या बोलता है 448 सिर्फ इतना बोलता है, इफ इन द एनुअल रिटर्न एनी डायरेक्टर और एनी पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, और जानबूझ के करता है, उसको पता है गलत है, या फिर जानबूझ के कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट ओमिट कर देता है, मिस आउट मार देता है, उसको पता है कंपनी पे केस हुआ है, उसने एनुअल रिटर्न में डाला नहीं है, तो उसको पहली बात तो इम्प्रिजनमेंट होगी, तुमको तो फांसी होगी, फांसी नहीं होगी, जेल होगी, तुमको इम्प्रिजनमेंट होगी। क्या, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 10 years, कम से कम 6 महीने की बट मैक्सिमम 10 साल की जेल होगी। एंड उस बंदे को फाइन कितना मिलेगा, इट शुड बी एटलीस्ट द अमाउंट ऑफ फ्रॉड जितना उसने किया है वो मिसस्टेटमेंट की वजह से, बट इट में एक्सटेंड टू 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। मतलब फ्रॉड में ना मेरा 10,000 रुपये इन्वॉल्व था, तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 30,000, 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड डिपेंडिंग ऑन द एनसीएलटी या कोर्ट। क्लास एक्शन सूट सेक्शन 245 क्या बोलता है, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स और depositors may file application to tribunal alleging that management or conduct or affairs of company are being conducted in a manner prejudicial to the interest of company member depository कर सकता है। and such class action may include suit against company director officer expert मतलब कोई भी बंदा जिसने अपना ओके दिया था इस सब चीज़ में, जैसे पीसीएस ने सर्टिफाई किया है उसके अगेंस्ट, ऑडिटर ने बोला फाइनेंशियल्स ओके उसके अगेंस्ट, एनी अदर पर्सन फॉर रॉन्गफुल और फ्रॉडलेंट एक्ट, तो ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट कंपनी शैल बी बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफिसर। क्लास एक्शन सूट मतलब मैं अकेला जाऊंगा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं झुंड लेके जाऊंगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं क्लास एक्शन सूट, मेरे जैसे 100 लोग हैं जिनको सेम प्रॉब्लम है कंपनी से, सबको इकट्ठा करके मैंने क्लास एक्शन सूट मार दिया कंपनी पे, सबका मिला के एक केस बना दिया, मजबूत केस बनाए, कंपनी ने कुछ गलत किया है जो कि कंपनी के साथ ही गलत है, जो मैनेजमेंट ने किया है, जैसे कि मेंबर्स के साथ क्या होगा, डिपॉजिटर के साथ क्या होगा, कंपनी के साथ क्या होगा, तो इसके अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट हो सकता है सिंपल, और डायरेक्टर पे भी आ सकता है। तो देखो एक केस है अब्बास मरू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, क्या बोला था सुना,
सेक्शन 164 जब लॉन्च हुआ था, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव थे। सेक्शन 164 भी उस दिन से इफेक्टिव था। एक कंपनी है अब्बास मारू भैया की, उनकी कंपनी ने ना, मान लो पिछले 3 साल से फाइनेंशियल्स, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया था, 3 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया था बिफोर 1 अप्रैल। अभी क्या हुआ, ये जब सेक्शन 164 इफेक्टिव हुआ ना, आरओसी भगते हुए आया अब्बास मारू भाई साहब के पास, एएम भाई साहब के पास, बोला देखो 3 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, तेरे सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड, बम बम बम। कंपनी आई, अब्बास मारू भाई बोले देखो 3 साल जो काउंट हो गए ना, वो 1 अप्रैल से काउंट होंगे, नॉट फ्रॉम द रिट्रोस्पेक्टिव डेट्स। तो जो डिसाइड क्या हुआ है, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने बोला है जो कंपनीज एक्ट का 164 सेक्शन है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब जो डेट से वो इफेक्टिव है उससे 3 साल तक अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो भाई हमको दिक्कत है, तब आपके डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे, अदरवाइज नहीं। सिंपल। तो दूसरा केस है गौतम मेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलता है, देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन 164 ऐसे बंदे को नहीं बोल रहा है कि अगर मैं 3 साल तक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तीनों साल कंपनी ने अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है तो ही मैं डिस्क्वालीफाइड हूँगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला है उसने। एनी पर्सन हु हैज़ बिन और इज अ डायरेक्टर ड्यूरिंग दोज 3 years, दैट पर्सन इज लायबल। सिंपल। तो उसका डिन कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टर था, मान लो कंपनी ने 2023, 24 और 25 में एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, मैं ना डायरेक्टर था, मयूर इस कंपनी में डायरेक्टर था, फिर उसने 2024 से छोड़ दिया, 25 में नहीं है। अब कंपनी के जो ये है ना, क्या है, एनुअल रिटर्न है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, डायरेक्टर्स के डिन चले गए, डिस्क्वालीफाई हो गया डायरेक्टर। तो आप क्या बोल रहे हो, जो ये तीनों साल था उसी पे लगना चाहिए। एक्ट क्या बोल रहा है, मैं 1 साल भी था और उस साल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो मेरा भी डिन कैंसिल हो जाएगा, आई विल बी डिस्क्वालीफाइड। समझे। कंपनी पे क्या है, सेम सेक्शन जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, सेक्शन 92, फिर वाइंडिंग अप सेक्शन 217 क्या बोलता है, अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट किया है 5 साल तक, 3 साल छोड़ो, 5 साल तक अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो कंपनी को ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर सकता है। इनएक्टिव स्टेटस, मान लो फिर से 2 साल तक एनुअल रिटर्न नहीं भरा है कंपनी ने, तो कंपनी को एज पर सेक्शन 445 इनएक्टिव कंपनी बोला जाएगा। 445 में ही कंपनी को डॉर्मेंट स्टेटस भी दिया जाता है। पहला तो इनएक्टिव है, अगर इनएक्टिव है तो कंपनी पे डॉर्मेंट स्टेटस भी जा सकता है। अगर कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न 2 साल तक नहीं किया कॉन्जिक्यूटिवली तो आरओसी कंपनी को नोटिस इशू करेगा। इनएक्टिव स्टेटस मिल गया, अभी कंपनी को नोटिस आएगा कि बताओ तुम्हारी कंपनी को हम डॉर्मेंट क्यों ना घोषित करें। कंपनी से जो रिप्लाई आया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था या फिर रिप्लाई नहीं आया है तो फिर आरओसी बोलेगा चल भाई तेरी कंपनी डॉर्मेंट। समझे। कंपाउंडिंग के अंदर कंपनी पकड़ी जाएगी 441। कंपाउंडिंग ये हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में आएगा, चलिए अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड ऑल। ओके। एवीएस एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस आरओसी। क्या बोलता है, कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे थे, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया। सर एक मिनट सर, इधर किधर है, तो हम एडिशनली लिख सकते हैं कि कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न may lead to strike off of name. Just for our information एडिशन लिख सकते हैं, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। आरओसी ने बोला स्ट्राइक ऑफ, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया, बट कंपनी ने सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे थे, कंपनी तो बिजनेस कर रही थी, कंपनी वॉज ऑपरेटिंग वेल, बट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। तो कंपनी आई और बोली कि मेरे को ना मेरा नाम वापस चाहिए, मैं एनुअल रिटर्न फाइल करने को तैयार है। आरओसी बोल रहा है भाग। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहा है। क्या हुआ ये केस में कि कंपनी ने अपील करी, कंपनी की एनसीएलटी ने अपील ले ली और बोला देखो कंपनी ऑपरेट कर रही है
उसका नाम उसको वापस रिस्टोर करके दो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एनुअल रिटर्न वगैरह भर देगी, तो कंपनी हैज़ राइट टू रिस्टोर इट्स नेम। ओके। फिर अगर रॉन्ग सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न दे पीसीएस, तो पीसीएस के अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है? देखो 3 टाइप के एक्शन हमने देखे हैं अगर रॉन्ग सर्टिफिकेशन हुआ। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल रिटर्न? सबसे पहले डायरेक्टर के खिलाफ हो सकता है, फिर कंपनी के खिलाफ हो सकता है, और कंपनी के अलावा किसके साथ? पीसीएस के साथ हो सकता है। तो क्या बोला इसने? अगर कंपनी सेक्रेटरी ने गलत तरीके से एनुअल रिटर्न को बोला है कि ओहो दिस इज ओके, तो फिर उस पर 2 लाख की पनिशमेंट लगेगी, पेनल्टी लगेगी। 2 लाख रुपए भाई निकाल, 2 लाख रुपए। सोच रहे हो आप? बोलिए, ऐसा नहीं सकते कि अरे मैं सर्टिफाइड झूठ मूठ का करवा दूंगा, गलत है, कौन चेक कर रहा है। पकड़े गए ना भाई, 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब से फुर्र उड़ जाएंगे, कम भी नहीं होगा कुछ, 2 लाख देना पड़ेगा। पीसीएस इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे उसके ऊपर। आईसीएसआई जिसका तुम मेंबर बनने का सपना देख रहे हो, उसके साथ तुम ऐसा करोगे, इस प्रोफेशन का नाम मिट्टी में मिलाओगे, बोलोगे कि मैं गलत सर्टिफाई करूंगा, पीसीएस का जो सर्टिफिकेशन है उसकी वैल्यू गिरा रहे हो, आईसीएसआई चुप कैसे बैठेगा? तो आईसीएसआई की एक डिसिप्लिनरी कमिटी है जो आप पे एक्शन लेगी। फिर सेक्शन 448 क्या होगा? अगर वो आपने पढ़ा था ना, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट कहीं पे आप फॉल्स सर्टिफिकेशन देते हो, तो पेनल्टी लग सकती है आप पे। ओके। फिर 447 ये आ सकता है, ये सब प्रोविजन है। 447 इज फ्रॉड। अगर आप कुछ फ्रॉड हुआ है और आपके सर्टिफिकेशन की वजह से उसमें कुछ भर मिली है, एडिशंस मिले, तो आप पकड़े जाओगे बहुत ज़्यादा ज़ोर से। बोले एक्शन अथॉरिटी टू इनिशिएट एक्शन, तो एमसीए ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने बोला है आरडी और आरओसी क्या कर सकते हैं, सेक्शन 448 449 में एक्शंस ले सकते हैं अगेंस्ट प्रोफेशनल्स अगर उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है। समझे? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ये एफवाईआई, ये आप पढ़ लेना, हमने इसको डिटेल में समझा है। ओके। तो आप अगर एजीएम नहीं भी लोगे तो आप ये नहीं बोल सकते एजीएम नहीं लिए तो आप फॉर्म फाइल नहीं करोगे, क्योंकि सेक्शन बोलता है कि आपको एजीएम नहीं भी हुई तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, आपको एजीएम का फॉर्म जो MGT7 है, सॉरी एनुअल रिटर्न का फॉर्म जो कि MGT7 है, फाइल करना है। ओके, दिस इज सेम थिंग, FYI आप ये पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ेंगे डिटेल्ड स्क्रूटिनी ऑफ एनुअल रिटर्न्स। कौन करेगा स्क्रूटिनी? हमारा पीसीएस जो कि है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, वो करेगा। तो अभी पीसीएस जो है कैसे डिटेल स्क्रूटनी करेगा? इट इज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ड्यू कॉशन केयर सिंस ही और शी इज बाउंड बाय सर्टिफिकेशन in the annual return. A very pertinent question which arises for consideration is the extent of detailed verification that has to be performed. भाई सबसे मेन क्वेश्चन है, उसको एक बंदे को आप बोल रहे हो आपको कंपनी का पूरे साल का एनुअल रिटर्न का एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन देना है। जिन लोगों ने कंपनी में काम किया है उनके लिए देना इज़ अ डिफरेंट थिंग, उन्होंने साल भर वही चीज़ की है। एक पीसीएस है जिसको अभी कंपनी से डॉक्यूमेंट मंगवा के चेकिंग करनी है, कितनी मीटिंग हुई है, कितना फॉर्म्स भरा है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ कर पाना शायद नॉट पॉसिबल, बट करना तो 100% है वैसे आइडियली। बट देखो, इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल इन ऑडिटिंग प्रैक्टिस दैट ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट 100% चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब 100% देखो आइडियली अगर हो गया तो बेस्ट है, बट देखो कर पाना इज डिफिकल्ट। छोटी मोटी कंपनी 100% कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो, टाटा हो, कैसे करेगा इनका कोई बंदा सर्टिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स का? पॉसिबल ही नहीं है। In arriving at the final facts and figures represented in certified document, in financial audit, the auditor is not expected to do vouching of each and every invoice raised or voucher created by company before accepting sales figure given in the financials. सब कुछ उसने चेक नहीं करना। वाउचिंग मतलब बेसिकली ऑडिटिंग, ऑडिट करना, इसको नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली while certifying list of past and present shareholders, PCS cannot be expected to check each and every folio of register of members whose number could run into lakhs.
Similarly, number of share transfer registered in a year could run into thousands. If one is expected to check every transaction in this matter, it could almost impossible to meet the statutory timeline for following the document. Obviously, अगर सब कुछ चेक करेगा तो 60 days from AGM फाइल नहीं होगा annual return. Therefore, certain techniques of sampling and test check should be applied for forming a reasonable opinion that document being certified reflects a true and correct view of state of affairs. There are no specific modalities or stringent test practices applicable for certification of annual return. However, following guiding principles can be adopted while deciding about the extent of checking that is required. तीन चीज़ें देखनी है हमको, इसको हाईलाइट कर लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है. फॉलोइंग प्रिंसिपल्स दैट कैन बी अडॉप्टेड व्हाइल डिसाइडिंग एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, मतलब कितना चेक करना है भाई. क्या क्वेश्चन है ये, कितना चेक करना है, क्या क्वेश्चन है, कितना चेक करना है. Internal control species shall perform a detailed review of internal controls, checks and balances built into systems and procedures of the company. If appropriate internal controls exist and operate effectively, need for detailed checking is reduced. अगर appropriate controls exist करते हैं तो डिटेल चेकिंग कम करनी पड़ेगी. बट अगर कोई भी इसमें इशू है कंट्रोल्स में कंपनी के, तो भाई डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी. For instance, procedure for registration of share transfer could be designed that mistakes and error committed at one stage are automatically detected and corrected by another before whole process is complete. तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल सही है. इंटरनल कंट्रोल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देयर इज़ अ मेकर चेकर प्रोसेस. वर्क डन बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर. समझे. अगर मान लो कंपनी में मैं मिनट्स बना रहा हूँ ऑफ मीटिंग, मैंने बनाए, मेरा एक सीनियर है वो चेक करेगा और फिर उसका सीनियर चेक करेगा. तो ये 3 स्टेप्स में चेक हो रहा है. फर्स्ट मेकर देन 2 चेकर्स. तो इसमें इंटरनल कंट्रोल है, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होगा, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं, मेरी मिस्टेक्स वो लोग ठीक कर देंगे. सिस्टम कुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इनहेरेंट चेक्स, पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड. मटीरियलिटी मतलब इम्पोर्टेंस, how important it is. Similar to any audit, principle of materiality is another important and relevant concept. Sample chosen for detailed checking should be representative of whole or the population in statistical parlance. For example, in share transfer, instance of transfer of large blocks of shares could be chosen for detailed scrutiny. और द बिजी पीरियड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर ट्रांसफ़र इधर उधर हुए हैं, वो एक पीरियड हम उठा के वो वाले शेयर्स ले सकते हैं. रिस्क असेसमेंट, PCS shall have overall understanding of company, industry in which operates. कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, उसको सब कुछ पता होना चाहिए एंड इसके बेसिस पे वो रिस्क असेसमेंट करेगा कि इसमें से हाई रिस्क एरियाज कौन सा है, और इन हाई रिस्क एरिया का एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन होगा. समझे समझे, हाँ सर समझे. एक पढ़ लेना इतना. सर्टिफिकेशन विथ रिजर्वेशन एंड एडवर्स रिमार्क्स. देखो, अगर सर्टिफिकेशन दे रहा है तो मान लो अगर उसको कुछ गड़बड़ मिली तो बोलेगा एवरीथिंग इज ओके. सिंपल में आप ऐसा नहीं लिखेगा बट यही लाइंस पे होगा, एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट 1 2 3, ऐसा. इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, एडवर्स रिमार्क्स, रिजर्वेशन. ओके. तो क्या है ये, PCS में सर्टिफाइड द एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी टू सर्टेन रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा बाय वे ऑफ एनेक्चर टू सर्टिफिकेट. अपने सर्टिफिकेट में ऐड करेगा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन एनेक्चर. समझे. अगर दिस कोर्स ऑफ एक्शन कैन ओनली बी रिजॉर्टेड इन केस where material facts are not stated correctly and completely in annual return or where company has not complied with applicable provisions. ऐसे ही केस में दे सकता है, कोई भी केस में वो बोल नहीं सकता. उसके पास अगर डेटा है, सब कुछ है चेक करने के लिए, उसने चेक नहीं किया, बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम इशूइंग अ क्वालिफाइड सर्टिफिकेट. ये थोड़ी होता है भाई. तुमको सब कुछ कंपनी ने दिया है ना, तो बोलो सब कुछ है. ऐसा आधा अधूरा नहीं चेक करना होता है, ऐसा इसका नहीं दे रहे तुमको. While signing annual return,
The PCS shall ensure compliance of guidance note on certification of annual return published by ICSI and appropriate professional judgment. एक गाइडेंस नोट एक इशू करती है अपनी इंस्टीट्यूट, आरपीटी पे करती है, एनुअल रिटर्न पे करती है, एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सर्टिफाइंग प्रोफेशनल, जैसे CS है जो सर्टिफाई कर रहा है, डायरेक्टर है, तो टू टेक अ कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड सच फैक्ट बेस्ड ऑन विच ही हैज सर्टिफाइड रिटर्न. While certification of annual return, the certifying professional NPCS should observe all statements in true and fair manner. It is the duty of professional to give the observation, limitation, disclaimer as may be required and appropriate for the certification. Corporate governance certificate by practicing company secretary. देखो अपना ना एक LODR रेगुलेशन है जिसमें रेगुलेशन 17 से 27 और एडिशनली सम क्लॉजेज ऑफ रेगुलेशन 46 विच इज वेबसाइट डिस्क्लोजर बेसिकली, और शेड्यूल 5 ये क्या बोलता है अपने को, दीज आर प्रोविजंस विच आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंसेस. क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंसेस. सर्टिफिकेट कैन बी इशूड आइदर बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर और PCS एंड शैल बी पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट है, CG सर्टिफिकेट, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी दे सकता है, PCS भी दे सकता है, एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ क्या? अपना डायरेक्टर रिपोर्ट. शेड्यूल 5 का क्लॉज ही क्या बोलता है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट देता है वो फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर और PCS रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Beside listed companies are required to submit a quarterly compliance report on corporate governance. Quarterly देना पड़ता है within 15 days to stock exchange. The listed entities are required to file half yearly compliance report and annual compliance report to stock exchange. ये भी एडिशनली होता है. फर्दर रेगुलेशन 27 क्या बोलता है? लिस्टेड एंटिटी, अरे देखो ये रिपीट बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी. ऊपर जो लिखा है वो नीचे क्यों लिखा है? रेगुलेशन 28 आपको क्वार्टरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट बोलता है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्या? ईच क्वार्टर. और इधर जो दिया है ना 15 नहीं होना चाहिए. मैं वही सोचूं ये जो क्वार्टरली कंप्लायंस है वो तो 21 है, इन्होंने गलत दिया है. ICSI का मॉड्यूल का ही कंटेंट है भाई, तो इट इज़ 21 डेज. करेक्ट कर लेना आप अपने नोट्स में, आपका मॉड्यूल होगा उसमें. अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग आर देयर. ओके, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी and to strengthen the disclosures around loans, guarantee, comfort letters, security provided by listed entities directly or indirectly to promoter group or any other entity controlled by them, SEBI decided to mandate such disclosure on a half yearly basis in compliance report on corporate governance. तो ये जो डिस्क्लोजर है, लोन्स, गारंटी, कंफर्ट लेटर यानी LC एंड ये सब चीज़ें जो है प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड, इन सबको आपको आपके हाफ ईयरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट में देना पड़ेगा. फॉर्मेट वगैरह ये सब एनेक्चर में दे के रखा है. अभी इन्होंने कुछ बताया कि कुछ फॉर्मेट्स है, ऐसे है, हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए, एनुअल के लिए, कैसे. ओके, आप छोड़ सकते हो उसको. रेगुलेशन 17(3) भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल पीरियडिकली रिव्यू कंप्लायंस रिपोर्ट पर्टेनिंग टू ऑल लॉज एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी. तो आपके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी बोर्ड मीटिंग में ऐसे ये कंप्लायंस रिपोर्ट जानी चाहिए एज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी एज वेल एज स्टेप्स टेकन टू बाय द कंपनी टू रेक्टिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस इफ एनी. However, the compliance with corporate governance provision as specified in regulation 17 से 27 and clause B to I of regulation 46 to para C D E of schedule 5 shall not apply to what? देखो, this is basically saying corporate governance provisions जैसे कि basically 17 से 27 shall not अप्लाई किसको? टू देम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक कंपनी का आपको केस स्टडी दे देंगे और उसको बताएंगे उसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, लिस्टेड है, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, बोलो क्या इस पे ये रेगुलेशन 17 अप्लाई होगा, रेगुलेशन 18 अप्लाई होगा, ऐसा ऐसा बताएगा. पर आप बनोगे स्मार्ट, आप बोलोगे नहीं अप्लाई होगा. सबसे पहले लिस्टेड कंपनी है पर SME एक्सचेंज पे लिस्टेड है, नॉट अप्लाई. फिर लिस्टेड एंटिटी है बट उसका पेड अप शेयर कैपिटल ना मेरे दोस्त 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 10 करोड़ तक है. फिर उसका ना नेटवर्थ है जो मेरे दोस्त वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 25 करोड़ तक है एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च तक
ओके अगर उसका एक्सीड नहीं किया है 25 करोड़ से या पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ओनली इन दैट केस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल। फिर ये कुछ पॉइंट्स है important points related to corporate governance compliance certificate CGCC. In order that the PCS can carry out necessary verification for the purpose of issuing CGCC, company should provide PCS access to register, books of accounts, paper, document, report, records of company wherever kept. CGCC from PCS should relate to financial year of listed company under report. When PCS is assigned the compliance certification work of the company for the first time, he should communicate his appointment to earlier incumbent PCS by registered post. मतलब नया PCS अपॉइंट हुआ है फॉर CGCC, तो पिछले वाले PCS को बताना पड़ेगा कि भाई तेरी जगह ये बंदा आया है। ओके तो आपका जो नया PCS है वो पुराने PCS को बताएगा। PCS who issued the CGCC should make himself available at AGM to provide clarification. जिसने भी ये CGCC बनाया है वो AGM में होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर बोले सुनो 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 आई हैव अ डाउट कि ये CGCC में ये जो फिगर है ये करेक्ट कैसे है, किसने सर्टिफाई किया है। हमारा जो अपना PCS है वो हाथ उठाएगा, बोला मैंने सर्टिफाई किया है फॉर दिस रीजन। PCS issued the CGCC हो गया अपना। Any failure or lapse on the part of PCS on issuing CGCC may not only attract disciplinary action as per ICSI, but also make him liable for injury caused to any person due to his negligence. किसी को CGCC की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से लॉस हो गया तो वो बंदा भी ये PCS पे केस कर सकता है, लाख 2 लाख करोड़ कितना भी, डिपेंडिंग ऑन वट एवर मोड ऑफ इशूइंग CGCC। देखो देखो पॉइंट्स है इसमें, 2 ही पॉइंट्स है CGCC का इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स और मोड ऑफ इशूइंग। कैसे करेगा, 3 स्टेप प्रोसीजर इशू करने के लिए। पहले तो ऑब्टेन करेगा कंपनी से ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन CGCC, ड्राफ्ट रिपोर्ट मांगेगा। फाइनल रिपोर्ट कैसे मांगेगा, फाइनल रिपोर्ट तो तभी बनेगी जब मैं PCS एज अ PCS सर्टिफिकेशन दूंगा इसका। PCS would examine relevant records relating to CG and obtain necessary information and explanation from management. Illustrative list of compliance input checklist has been indicated in each paragraph in this guidance note. This list is however not exhaustive. मतलब ये बोल रहे हैं कि एक इनका ये है गाइडेंस नोट, उसमें होगा तो गाइडेंस नोट में होगा ओके कि क्या क्या देखना वगैरह। PCS on the basis of the reports on information and explanation obtained would certify the compliance and give a certification to board to annex in board report. And point 4 सॉरी ये मेरा नीचे होना चाहिए था, मेरे से गलती हुई है। Where company has adopted voluntary guidelines, PCS would certify the compliance thereof. कोई भी एडिशनली कंपनी ने वॉलंटरी गाइडलाइंस करी होगी फॉलो तो उसका भी सर्टिफिकेशन PCS देगा। 2 टाइप के सर्टिफिकेशन PCS दे सकता है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब भाई कोई भी गलती नहीं है, हमने जो पढ़ा था ना एनेक्चर में देगा कि एवरीथिंग इज कंप्लाइड एक्सेप्ट इन एनेक्चर, वो एनेक्चर नहीं देगा, बोलेगा सब कुछ कंप्लाइड है भाई। क्वालिफाइड मतलब अरे भाई देखो ये चीज़ें अच्छी है बट ये चीज़ें गलत है। तो देखो ये ना आपको क्वालिफाइड वाला जो पॉइंट है ना, ऑडिट वाले जो हमारे सेक्शन शुरू होंगे ना मज़ेदार होंगे, उधर भी होगा। Qualified certificate should be issued when the PCS concludes that there are certain specific non-compliance or inadequacies. A qualified certificate should contain a brief description of non-compliance or inadequacies in compliance and extent thereof. अभी देखो पहला तो बोल रहा है बोल्ड में होना चाहिए, इटैलिक में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो भी आप बोल रहे हो कि ये कंप्लाई नहीं हो रहा है, ये गलत है, तो बोल्ड या इटैलिक में होना चाहिए। अगर मैं ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ एज अ PCS तो ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये आपको बताना पड़ेगा। इज अनेबल टू फॉर्म ओपिनियन, ये बताना है, और क्यों नहीं कर पाना ये बताना है। इफ़ द स्कोप ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लिमिटेशन बाय क्लाइंट और लिमिटेशन बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, किसी भी वजह से आपको कोई चीज़ चेक करनी है, गवर्नमेंट है या फिर आपका जो कंपनी है वो आप पे लिमिटेशन डाल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट देखो भाई ये कंपनी के बाहर किसी को नहीं दिखनी चाहिए, दिस इज़ वेरी 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 सेंसिटिव, तो आपके सर्टिफिकेट में बताना है कि दिस वॉज द लिमिटेशन, आई कुड नॉट चेक दिस। और इफ लिमिटेशंस आर मटीरियल है और आप वो मटीरियल चीज़ को आप सर्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स दैट आई एम अनेबल टू सर्टिफाई कंप्लायंस और अदरवाइज द कंडीशंस ऑफ CG बाय कंपनी, लिख के दूंगा मैं। तो क्या समझे हम, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन कितने हैं भाई, 2 टाइप के सर्टिफिकेशन है, एक है अनक्वालिफाइड
एक है अनक्वालिफाइड और दूसरा है क्वालिफाइड। ओके, पेनल्टी फॉर फॉल्स सीजीसीसी, अगर गलत सीजीसीसी दूंगा तो पेनल्टी मेरे पे लग सकती है। सेक्शन 448, सेक्शन 449, सेक्शन 23H ऑफ सिकरा और सेक्शन 23M ऑफ सिकरा, इन सेक्शंस के अंदर 448 क्या है? 448 हमने पढ़ा है, अगर हम कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट और कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं या मटेरियल पर्टिकुलर ओमिट कर देते हैं तो हमको 447 के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, विच इज़ फ्रॉड। बहुत प्यारा सेक्शन है, हम पढ़ेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे। 449 बोलता है, अगर देखो 449 बोलता है पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 ईयर्स की एंड टर्म ऑफ एटलीस्ट maximum 3 to 7 years का and a fine which can be up to 10 lakhs if any person जानबूझ के gives false evidence upon examination on oath or solemn affirmation authorized under the act or in an affidavit, deposition or solemn affirmation in or about the winding up of any company otherwise in any matter arising on that। basically मैं false affidavit या सर्टिफिकेशन देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट, वाइंडिंग अप बोल लो और वॉट एवर, अगर मैं देता हूँ तो मुझे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है विथ फाइन विच कैन बी अप टू 10 lakhs। मिनिमम 3 साल की जेल होगी अगर ऐसा झूठ मूठ का काम करोगे तो। सेक्शन 23H ऑफ सिकरा क्या बोलता है? अगर आपने सिकरा को कंप्लाई नहीं किया, उसके रूल्स, आर्टिकल, बाय लॉ, रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉलो नहीं किया, या फिर सेबी के डायरेक्शंस को फाइल नहीं किया और सेबी के एक्ट में कहीं पे लिखा नहीं है सेपरेट पेनल्टी, तो आपको पेनल्टी हो सकती है अप टू 1 करोड़, सीधा 1 करोड़ तक का। 23M क्या बोलता है? विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी अवॉर्ड ऑफ पेनल्टी बाय एडजुडिकेशन ऑफिसर अंडर सिकरा, अगर एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है या अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावीन करता है या किसी को मदद करता है, बेट करता है टू कॉन्ट्रावीन सिकरा, उसकी रूल, बाय लॉज एंड उसकी कहीं पे पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 10 ईयर्स तक की जेल हो सकती है और विद अ फाइन जो कि हो सकता है अप टू 25 करोड़ और बोथ। If any person fails to pay penalty imposed by adjudication officer, fails to comply with any of his directions, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 month. But अगर ये पेनल्टी लगने के बाद भी नहीं दे रहा है तो क्या होगा? 1 साल तक का उसको, सॉरी 1 महीने तक की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, अप टू 10 ईयर्स और फाइन हो सकता है विच इज़ 25 करोड़ और बोथ। देखो हमने कितना अच्छे से आज का लेक्चर कवर कर लिया है। आई होप आपको इतना समझा होगा। अब ना मैं आपको कुछ नोट्स दे रहा हूँ, आप वो नोट्स लिख दीजिए, मैं एडिशनली आपको अभी भी लिखा के दूंगा। पहले तो सबसे पहले साइनिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट, स्मॉल कंपनी, ओपीसी और प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है उसके लिए सीएस करेगा, सीएस नहीं तो डायरेक्टर। उसके अलावा कोई भी कंपनी है तो क्या होगा? अदर कंपनीज में डायरेक्टर करेगा प्लस सीएस करेगा, सीएस नहीं है तो पीसीएस करेगा। जब वो ऐसा डायरेक्टर या पीसीएस साइनिंग सर्टिफिकेशन करता है तो पब्लिक कंपनी के केस में जो एनुअल रिटर्न की चेक होता है, फैक्ट चेक होता है, करेक्ट है, एडिक्वेट है, ये चेक करेगा और कंपनीज एक्ट कंप्लाई हो रहा है, रूल्स कंप्लाई हो रहा है, ये चेक करेगा। प्राइवेट कंपनी के केस में एडिशनली 2 चीज़ें चेक होगी, पब्लिक ऑफर नहीं दिया है, 200 से ऊपर मेंबर्स एक्सीड नहीं करे, समझे? अब देखते हैं हमने कहाँ से नोट्स नहीं बनाए, इसके आगे मैं आपको एक ये बना के देता हूँ। एक बस यहाँ पे नोट लिख लीजिए, PCS shall be appointed, PCS shall be appointed at the beginning of financial year. Okay, PCS shall be appointed at the beginning of financial year. Document to be obtained or verified by PCS to certify annual return
इसका आप क्या कर दीजिए, राइट हाईलाइटेड पॉइंट्स, सब मत लिखिए, राइट हाईलाइटेड पॉइंट्स। और हाईलाइटेड के अलावा भी आई एम जस्ट सेइंग, इसके अलावा आपको जो इजी लगता है वो लिख लीजिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने में इजी होगा, विच इज़ पार्ट ऑफ स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ पीसीएस। ओके, सेक्शन 92(4), ये क्या है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। क्या है टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज कितना 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 60 days फ्रॉम 60 days फ्रॉम डेट ऑन विच डेट ऑफ AGM or date on which AGM should have been held, along with reasons thereof कि AGM क्यों नहीं है। सिंपल है। और एडिशनल फीस तो आपको पता है, कोई भी फॉर्म लेट भरोगे तो एडिशनल फीस लगेगी। चलो ये लिख लिया, फिर हम आगे जाके क्या लिखेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न है, सबसे पहले फॉर डायरेक्टर्स, उसके बाद कंपनी, और उसके बाद PCS। ओके, ये तीनों के लिए सबसे पहले डायरेक्टर्स के 4 केसेस हैं। डायरेक्टर के 4 केसेस क्या है, सबसे पहला डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 92, फिर दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164(2), तीसरा पेनल्टी फॉर मिसस्टेटमेंट अंडर सेक्शन 448, और अपना फाइनली क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन क्लास एक्शन सूट अंडर सेक्शन 245। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स लिखने कैसे हैं। पेनल्टी, इस पे पेनल्टी है ना कि फाइन है, लेट मी जस्ट, पेनल्टी है, पेनल्टी ऑफ ₹10K प्लस ₹100 ईच डे इन डिफ़ॉल्ट अप टू क्या ₹50,000। सर एक मिनट, वो 2 लाख कंपनी का और 50,000 डायरेक्टर का, ऐसा है ना? तो आप यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे लिखा ही है ना, 50,000 इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर पे 2 लाख का नहीं लगेगा, समझे? वो हिसाब से मैंने लिखा है। फिर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न
for 3 years, annual return and financial statement for 3 years. तो इसके केस में क्या नहीं होगा, नो रीअपॉइंटमेंट इन सेम कंपनी और नो अपॉइंटमेंट इन एनी अदर कंपनी फॉर 5 ईयर्स। और ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि तीनों साल डायरेक्टर होगा, एक भी साल अगर ऐसे डिफॉल्टिंग ईयर में वो डायरेक्टर था तो उस पर सेक्शन लग जाएगा। ओके, फिर मेरा अगला आएगा पेनल्टी फॉर मिस स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है, फॉल्स इन एनुअल रिटर्न एनी, सबसे पहले फॉल्स मिस स्टेटमेंट नोइंगली उसने क्या किया, फॉल्स मिस स्टेटमेंट दिया, ओमिट मटीरियल फैक्ट या इंफॉर्मेशन बराबर मटीरियल फैक्ट, इसने क्या किया मटीरियल फैक्ट। तो 448 क्या बोलता है, 448 एक्चुअली बोलता है कि उसको 447 के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, समझे। तो ये हम थोड़ा सा ट्वीक करते हैं लैंग्वेज को, बोलते हैं पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको, इसको लिखना पड़ेगा क्लास एक्शन सूट इन केस ऑफ ये मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ 3 लोग, कौन, मेंबर सॉरी कंपनी, मेंबर डिपॉजिटर, कंपनी मेंबर डिपॉजिटर। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में मेंबर और डिपॉजिटर में इनिशिएट कैश अगेंस्ट हु, डायरेक्टर, कंपनी, expert, any other person involved। ओके, इन सब लोगों पे वो कैश इनिशिएट कर सकता है, सिंपल। अब कंपनी के केस में देखो क्या क्या बोलता है। देखो आपका होमवर्क तो यही रहेगा, बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको सारे केस लॉज का आपको खुद से समरी बनाना है। कंपनी के केस में सबसे पहले सेक्शन 92 ये आपको पता है, फिर वाइंडिंग अप सेक्शन 271, फिर इनएक्टिव एंड डॉर्मेंट स्टेटस 451 है आई थिंक, सॉरी 455, और उसके बाद में फाइनली कंपाउंडिंग
अंडर सेक्शन 441। ओके, तो सबसे पहले इसका लिख देते हैं 10K की पेनल्टी प्लस 100 रुपीज़ ईच डे इन डिफ़ॉल्ट अप टू रुपीज़ 2 lakhs। ओके, प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना जिस तरीके से लिखा जा रहा है। नो एनुअल रिटर्न फॉर 5 years NCLT में वाइंड अप। ओके, थोड़ा सा आप बेयर कर लीजिए इसको। फिर इनएक्टिव क्या बोल रहे हैं, 2 साल तक अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नो एनुअल रिटर्न फॉर 2 years, नो एनुअल रिटर्न फॉर 2 years, आपने फाइलिंग नहीं करी है। ओके, और पीसीएस के केस में भाई, पीसीएस मेरा प्यारा पीसीएस बोल रहा है, पीसीएस के केस में कॉन्सिक्वेंस तो अलग हो गए। फर्स्टली सबसे पहले ₹2 लाख पेनल्टी, सबसे पहले ₹2 लाख पेनल्टी, फिर डिसिप्लिनरी एक्शन बाय ICSI, डिसिप्लिनरी कमिटी सेक्शन 448, 449 और 447 तो एनीवेज आ ही जाता है, 447। चलो, इसके नोट्स बन गए प्यारे से। आगे अभी हम बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ लिए, फाइलिंग ये देख लिया, डिटेल्स और स्क्रूटनी, इसमें भी आपको क्या करना है, गाइडलाइंस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी अडॉप्टेड व्हाइल चेकिंग। चलो, ये एक पॉइंट आ जाएगा, प्रिंसिपल्स टू बी अडॉप्टेड while determining extent of checking, extent of checking। सर्टिफिकेशन, डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ सर्टिफिकेशन। ओके, कितना आप चेक करोगे उसमें, 3 चीज़ें, इंटरनल कंट्रोल, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट। क्या 3 चीज़ें हैं, इंटरनल कंट्रोल, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट। reduce need for detailed assessment if controls are adequate, if materiality is high, detailed check required, detailed assessment needed, and vice versa। PCS to be aware of business of company
इंडस्ट्री एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क असेसमेंट। हो गया, बन गया नोट्स अपने इसके। फिर इसके अलावा हमको क्या देखना है, ये कुछ चीज़ है सर्टिफिकेशन विद रिजर्वेशन, ये आगे भी आने ही वाला है, तो इधर नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन देखो, कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन LODR रेगुलेशंस। आप पूरा लिखिए इसको, सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ रेगुलेशन 17/2/27, देन रेगुलेशन 46 में कौन सा, रेगुलेशन 2B to I, फिर शेड्यूल्स 5 का पैरा C and D। These are corporate governance provisions, ओके। इसका सर्टिफिकेशन, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई है, सर्टिफिकेशन करके देता है, वो देखता है क्या क्या। रेगुलेशन 27 CG सर्टिफिकेशन, इसका क्या पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर और PCS क्वार्टरली filed with stock exchange quarterly within 21 days। Are we done or not? Are we done? Yes सर, ये बराबर था। तो इसका पॉइंट इरेजर लेके इतना इरेज करना है। फिर इसमें बोल रहा है ये हाफ ईयरली एंड एनुअल सर्टिफिकेशन is also done। Let me check, we have passed 1 hour point, but let's just complete it before we go। CG provisions not applicable to below entities listed on SME exchange, listed entity having paid up share capital up to 10 CR और net worth up to 25 CR as on last day of previous financial year। क्या बोल रहा है ये, अगर हम जाएंगे, हाँ, एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये बोल रहे हैं नेटवर्थ इतना नहीं होना चाहिए, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, होमवर्क आप कर लेना। इसका क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस सर्टिफिकेट।
compliance certificate. Important points: mode of issuing, 3 steps. ये आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसमें कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है। इसमें कितने? 4 पॉइंट्स है। वो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसको इग्नोर कर दीजिए, छोड़ो। ओके, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, लेट्स मूव ऑन। आपके लिए लिख देता हूँ, आप कंप्लीट कर लेना। टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस, there are 2 types of certifications. एक होता है क्वालिफाइड, एक होता है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड बेसिकली नो ऑब्जर्वेशंस। क्वालिफाइड भाई साहब 4-5 चीज़ें बोलता है। क्वालिफाइड बोल रहा है सबसे पहले बोल्ड इटैलिक में होना चाहिए, बोल्ड और इटैलिक। चलो, ऑब्जर्वेशन इन बोल्ड और इटैलिक। पहला तो बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। explicitly mention the case, mention instances where opinion cannot be formed. फिर limitation to scope of work, by client और गवर्नमेंट। क्लाइंट या गवर्नमेंट की वजह से लिमिटेशन टू स्कोप ऑफ वर्क आ रहा है। गवर्नमेंट इज इन गवर्नमेंट अथॉरिटी, ओके। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर है तो क्या, मेंशन इन सर्टिफिकेट if limitation are material, where opinion cannot be expressed, एक मिनट हम मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ओके, he should state below। ठीक है, ये लिखेगा, खत्म। अभी इसके नोट्स आप बनाओगे फिर से,
इसको भी ना मैं आइडिया दूंगा, आप इसमें डालो। somehow try to fit it in one page, up to you. Penalty for false, penalty for false CGCC। इसमें क्या है सेक्शन, मैं आपके लिए बस ऐसा लिख के रख देता हूँ, सेक्शन 448, सेक्शन 449, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए, बेटर रहेगा। कंपनीज एक्ट, SCRA 448, 449, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी लिख लिया है एज़ पर प्रीवियस नोट्स, और सिर्फ इसके जो नोट्स हैं आप वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि 23H और 23M, इसकी पेनल्टीज़ आप मेंशन कर दो, 23H 23M, दैट विल बी इनफ। 449 आई थिंक हमने नहीं लिखा है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो नोट्स है आपने मेरे साथ कॉपी किए होंगे या फिर आप बाद में कॉपी करोगे, वॉट एवर द मीन्स यू ट्राई टू अचीव विद दिस गोल, बट आई होप आपने सब कुछ लिख लिया होगा। बट एक सेकेंड के लिए मैं आपको सब कुछ फिर से दिखा देता हूँ जो हमने अभी लिखा है। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर नहीं निकाला है तो। दिस, फिर दिस, फिर दिस एंड दिस वन जो आपको होमवर्क है, एंड दिस वन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हमारा चैप्टर 3 भी एंड हो जाएगा, और फिर इसके बाद में हम हमारा अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मज़े में रहो मेरे दोस्त।